Hello, good morning, my dear students. As you know, हम लोग आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं और सभी लोग घर पर हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो कुछ आप पढ़ चुके हैं, उनको हम एक नटशेल में उन छोटे-छोटे चैप्टर्स को और उन कॉन्सेप्ट्स को जो कहीं न कहीं हमारे ब्रेन से निकल गए होते हैं, हम उन्हें दोबारा से आपके लिए एक रिफ्रेशर के तौर पर आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं आराम से कि एवरी जर्नी बिगिंस विद स्मॉल स्टेप्स। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे कदम हम बढ़ाते हैं और उनसे हम एक लंबा सफ़र तय करते हैं। हमारा जो सफ़र होता है, वो स्टार्ट होता है एज़ ए टीचर। हम जानते हैं कि हमारा जो जर्नी है, वो अपनी टीचिंग को एक इफ़ेक्टिव लेवल तक ले जाना है और इस इफ़ेक्टिव लेवल तक ले जाने के लिए हमारे पास जो एक बेहतरीन टूल है, वो टूल है माइक्रो टीचिंग। So today we will discuss on this topic micro teaching. What is the concept of micro teaching? What are the determinants of micro teaching? What are the phases of micro teaching? And what is the actual procedure of micro teaching? सबसे पहले हम इस बात पे गौर करते हैं कि एक सवाल पैदा होना चाहिए कि क्यों माइक्रो टीचिंग ज़रूरी है या क्यों हम इसको अपनी टीचिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के फॉर्म में लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारा एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है उस काम को अप टू द परफेक्शन लिमिट ले जाना। ये हर शख्स चाहता है। तो हम उसे जानने के लिए कि कैसे हम मोर एंड मोर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव लेवल तक ले जाएंगे, इसके लिए हमको ज़रूरी होता है कि हम इसका एक सर्टेन एंड साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करें। इसके लिए हमें जो चीज़ें लाजमी सी ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें चाहिए होती हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस ए लेसन इफेक्टिवली। हमें ये पहले मालूम होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर हमने बेहतर शुरुआत कर ली तो जाहिर है कि हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि क्योंकि टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वन वे एक्टिविटी नहीं है, ये टू वे एक्टिविटी है। और जब एक टीचर क्लास में परफॉर्म करता है तो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये टू वे होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग। अगर ये वन वे है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने काम को अभी 50% हद तक ही पूरा कर पा रहे हैं। सो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम एक्टिवली अपने लर्नर को कैसे अपनी लर्निंग सिचुएशन में भागीदार बनाते हैं। दूसरी चीज होती है, जब भी हम कोई बात सिखा रहे होते हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस देते हैं। तो वो एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन कैसे होने चाहिए, किस समय पर दिए जाने चाहिए और वो कितने रिलेटेड टू द लाइफ होने चाहिए, उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये सब काम अगर हम कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमारा स्टूडेंट में कोई एनकरेजमेंट लर्निंग के लिए नहीं पैदा हो रहा है, तब भी हम अपने टीचिंग में, मैं फ्रैंकली कहूँगी, सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि वो जो हम पढ़ा रहे हैं, वो जो हम सिखा रहे हैं, एक्चुअली दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं इस वक्त आपको माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है 40%। हाउ आई एम डीलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट, ये इम्पोर्टेंट है 60%। क्योंकि वो प्रोसीजर, वो तरीका जो मैंने अडॉप्ट किया है, वो तरीका आपको, वो प्रोसीजर आप पहले सीख रहे हैं इन कंपैरिजन टू वो कॉन्सेप्ट सीखने के। तो हमारे पास स्टूडेंट को, हमारे लर्नर को एनकरेज करने के लिए क्या टूल्स होने चाहिए, हमारी टीचिंग में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, ये हमें ज़रूरी है। फिर हम बीच बीच में अपने स्टूडेंट को, अपने लर्नर को टेस्ट भी करते जाते हैं कि जो कुछ हम उसे बता रहे हैं, क्या वो सारी चीज़ों को जैसा हम कह रहे हैं, जहाँ तक हम कह रहे हैं वहाँ तक वो फॉलो कर रहा है। अगर वो वहाँ तक फॉलो कर रहा है तो हमारे लिए एक
टाइमली इवेल्युएशन प्रोसेस नीडेड है, और वो टाइमली इवेल्युएशन प्रोसेस इज नॉट ए क्वेश्चन पेपर, इज नॉट demand an answer book and a pen and a considerable limit of time. But क्या चीज चाहिए होती है? आप फ्रीक्वेंटली छोटे 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 क्वेश्चंस पूछते जाएंगे, और वो क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो हमने जो डिलीवर किया है वो कितनी हद तक हमारे स्टूडेंट ने लर्न किया है, इसका हमें एक क्लियर और टाइमली फीडबैक मिलता रहेगा। इसी क्वेश्चनिंग के कंसर्न में दो इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन एंड इक्वल एंड डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन। पहली चीज, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, इट इज कंसर्न ऑफ आवर प्लानिंग फेज। हम जब लेसन तैयार कर रहे होते हैं उस वक्त हमें ये देखना होता है कि हमने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्या जो बात हम पूछने चाहते हैं ये उसी बात के जवाब के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स में सेट किया गया है। यानी हम पूछ जो रहे हैं, हमारा सवाल भी क्या वही बात पूछ रहा है जो हम पूछना चाहते हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। सेकेंड चीज मैंने कहा, इक्वल एंड डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन। हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 30 से 45 और 50 तक, और कभी कभी तो इससे ज्यादा भी स्टूडेंट होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट आंसर दे रहे होते हैं हमको सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ही बार बार उन्हें ही हाईलाइट करना है, और सुनो तुम आंसर दो, और सुनो तुम फला, और सुरेश तुम, और असलम तुम, ये हमें नहीं बताना है, बल्कि हमको क्वेश्चन को पूरी क्लास हमारी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। किसी को ये पता नहीं होना चाहिए पहले कि कौन सा क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, अचानक उससे हम क्वेश्चन पूछ लें, जिससे कि हमारी पूरी क्लास अटेंटिव, हमारे पूरे जो फेज है हमारी टीचिंग का उसमें बने रहे। इसके बाद हम एक और चीज होती है जो लैंग्वेजेस में हम इस्तेमाल करते हैं। आप में से जो स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे या उर्दू लैंग्वेज ऑप्ट किए होंगे, वो सारे लोगों का एक फेज होता है जब वो टीचिंग करते हैं तो रीडिंग। हम प्रोज पैसेज को रीड आउट करते हैं, या अगर हम पोइट्री पढ़ा रहे होते हैं तो हम रिसाइट करते हैं पोइट्री को। तो इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, आइडियल रीडिंग एंड आइडियल रेसिटेशन, या मॉडल रीडिंग एंड मॉडल रेसिटेशन। मॉडल का मतलब क्या है? आदर्श। यानी आदर्श से मतलब है कि आप जैसा कर रहे हो आपका लर्नर हूबहू एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी करेगा। तो यहाँ हमें तीन बातों को ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज क्या है हमारे पास? हमारा जो पिच है, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस है, इंटोनेशन ऑफ हमारा जो कंटेंट का है, जहाँ मीनिंग को जैसे हमें कन्वे करना है हम उस इंटोनेशन और मॉड्यूलेशन एंड जो हमारा वॉइस का रेज एंड फॉल है, राइज एंड फॉल है, वो हम उतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट एंड करेक्ट होना चाहिए। हम जो वर्ड बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो हमारे पास वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर्म में हो। यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, हम पंक्चुएशन मार्क को, क्योंकि हमारे मीनिंग को कन्वे करने में ये पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें रीडिंग के लिए इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हमें एक और चीज को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीजें हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपने लर्नर तक नहीं पहुंचा सकते। सपोज हमको एक साइंस पढ़ाना है और हमको स्केलेटन समझाना है, या हमको डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव प्रोसेस बतानी है, ठीक है। उसके लिए हमको जरूरी होगा कि हम एक डायग्राम को बनाना पड़ेगा, और उस डायग्राम को हमें या तो हम बोर्ड पर, उसे व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर हम उसे ड्रॉ करेंगे इन द क्लासरूम ओनली। अगर हम वो करते हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और जरूरी है कि हमें टाइम टू टाइम वो करना पड़ता है, तो एक टीचर में ये स्किल भी जरूरी होती है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम टेकिंग होती हैं, हम उनको क्लासरूम में उतना एक्यूरेट, उतना परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। या कभी कभी ज्योग्राफिकल मैप है जो हमें फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो मैप हमको क्लासरूम में हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट फॉर्मेट में। उसके लिए हमें क्लासरूम में मैप को शो करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको
वो जो हम डेटा दिखाना चाह रहे थे उसके लिए हमें डायग्राम शो करने पड़ते हैं, उसके लिए उस चीज को हम कहते हैं टीचिंग एड। तो प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड एंड टाइमली यूज ऑफ टीचिंग एड, हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज, ये दोनों बातें हमें मालूम होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को हम माइक्रो टीचिंग के दौरान एक शॉर्ट स्टेप में सीखते हैं। अब हमें दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है, वो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट हमें कैसे शुरू हुआ और किसने शुरू किया। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट डॉक्टर एलन ने हमें दिया है और इन्होंने 1966 में एक हमें डेफिनेशन दी, जबकि ये कॉन्सेप्ट 1963 में हमारे सामने आ चुका था। माइक्रो टीचिंग क्या है? एक स्केल डाउन एनकाउंटर है इन क्लास टाइम एंड क्लास साइज। यानी स्केल डाउन एनकाउंटर यानी हम क्लास टाइम को यानी ड्यूरेशन ऑफ द क्लास एक सर्टेन लेवल तक डिक्रीज कर दी जाए और जो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ये भी एक लिमिट तक कम कर दिया जाए। ये दो चीजें क्यों कम की जाती हैं? इसलिए कम की जाती हैं कि एक बड़ी क्लास में जिसमें स्ट्रेंथ 40 या 45 या 50 की होती है, उस क्लासरूम में टीचर्स के लिए क्लासरूम को डिसिप्लिन मैनर में मैनेज करना एक बहुत ही हरक्यूलस टास्क होता है। आप जिस क्लास के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हो एज ए टीचर, वो सेकेंडरी एजुकेशन है। उस एज में बच्चों में मिस्चीवियसनेस बहुत ज्यादा होती है। they are not sincere, they are not as serious as you people, वो नहीं होते हैं, उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम होता है। तो इस सब के लिए एक टीचर के लिए इन सारे चीजों को देखते हुए अपनी कंटेंट को भी प्रॉपरली डिलीवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम टीचर को एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम में डालकर उसको तैयार करते हैं कि वो उन चीजों को एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पहले उस पर मास्टरी ले ले, एक्सपर्टीज हासिल कर ले और उसके बाद वो प्रॉपर अपनी क्लासरूम जो एक्चुअल क्लासरूम है या जिसे हम मैक्रो क्लासरूम कहते हैं, मैक्रो टीचिंग कहते हैं, तब वो उस फेज में जाता है। अब इसके लिए हम एक देखते हैं, आपके सामने एक चीज डालते हैं। देखिए कि हम आपको जो बताना चाहेंगे वो ये चीज है कि मैं आपके पास एक शेयर करती हूँ स्क्रीन आपके साथ। आप देखेंगे कि उसमें हम क्या चीजें आपके सामने रखना चाहेंगे। आप लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे माइक्रो टीचिंग में, आप देखते हैं आपके सामने जो स्क्रीन है आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारे पास फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग मैंने आपके सामने रखा है। इसमें 3 फेजेस में एक्चुअली माइक्रो टीचिंग को हम कंप्लीट करते हैं। नॉलेज एक्विजिशन फेज, सेकंड है स्किल एक्विजिशन फेज एंड थर्ड है ट्रांसफर फेज या इसे हम पोस्ट एक्टिव फेज भी कहते हैं। आपने देखा इसमें 3 फेजेस में हमने माइक्रो टीचिंग को डिवाइड कर लिया है। तो हमने पहला फेज देखा जो नॉलेज एक्विजिशन फेज था। नॉलेज एक्विजिशन फेज एक्चुअली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या चीजों को करते हैं। ये जो फेज होता है ये हमारे लिए नॉलेज प्रोवाइड करता है टीचिंग स्किल्स। नॉलेज एक्विजिशन फेज में पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो चीज क्या होती है, फिर मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप उसमें चीजों को देख सकते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो नॉलेज एक्विजिशन फेज में हमारे पास, अब देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है, पहली चीज क्या चीज हम इसमें शेयर कर रहे होते हैं, प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट टीचिंग स्किल। यानी माइक्रो टीचिंग के इस फेज में हम टीचिंग स्किल्स की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आर द टीचिंग स्किल्स? ठीक, नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स आर देयर जिनमें टीचर को मास्टरी हासिल करनी होती है। दूसरा पॉइंट होगा ऑब्जर्व डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, यानी जो आपका टीचर ट्रेनी है वो आपको एक डेमो लेसन देगा उस पर्टिकुलर टीचिंग स्किल पर, और जो हमारे पीपल टीचर हैं वो बाय ऑब्जर्विंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन एक्वायर दैट स्किल। सेकेंड, थर्ड थिंग आती है
एनालाइज एंड डिस्कस डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। इसी तीसरे फेज में ये सारी चीजें आप बिल्कुल ध्यान रहे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चीजें हमारे ट्रेनीज के लिए नहीं है, ये चीजें हमारे किसके लिए, टीचर एजुकेटर के लिए। यानी ये मैं आपके सामने पहले मैं आपको स्किल की भी नॉलेज प्रोवाइड करूं, फिर मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं उस पर एक डेमो लेसन भी दूं जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे। और थर्ड थिंग इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एनालाइज करें और हम और आप, ये टू वे, मैंने जैसा पहला कहा था कि ये एक टू वे प्रोसेस है, और हम और हमारे लर्नर मिलकर इस डेमो लेसन पर हम लोग इसकी एनालिसिस एंड डिस्कशन को हम लोग करेंगे। ये मैं फिर हम लोग वापस आ जाते हैं अपने लेसन पर। अब आपने देखा था कि दूसरा उसमें जो हमारे पास था, वो जो फेज हमारे पास था, वो कौन सा फेज हमारे पास था, स्किल ऑर्गेनाइजेशन फेज था। हम फिर इसमें देखिए आपके सामने एक स्लाइड शेयर करते हैं, आप देखेंगे। सेकेंड फेज जब हम उसके लिए जाते हैं तो हमारा सेकेंड जो फेज आ रहा होता है वो स्किल एक्विजिशन फेज है। यानी हम अब स्किल को एक्वायर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर 1 है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ए माइक्रो लेसन फॉर अ स्किल। किसी एक पर्टिकुलर स्किल को हम ले लेंगे और उस पर हम एक लेसन प्लान की प्रिपरेशन को सीखेंगे। कैसे हम उस पर्टिकुलर स्किल पर हम कोई एक लेसन सीखते हैं। अब देखेंगे इसमें वेरियस स्किल्स होंगी जिन पर हम लोग आगे आकर बात करते हैं। दूसरी चीज क्या होगी, प्रैक्टिसिंग दैट स्किल। अब उस लेसन को जब हमने तैयार कर लिया होगा तो हमारा जो ट्रेनी है वो उस लेसन की क्लासरूम में प्रैक्टिस करेगा, उस स्किल को एक्सपर्टीज उस पर हासिल करेगा। तीसरा पॉइंट आता है इवैल्यूएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग स्किल। अब उस लेसन को हम किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए जो हमारा टीचर एजुकेटर है वो उस पर एक चीज आपको फीडबैक देगा, आपको क्रिटिसिज्म देगा कि यू हैव प्रिपेयर्ड द लेसन इन करेक्ट फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट जो है वो करेक्ट बनाया है, आपका जो लैंग्वेज का एस्पेक्ट है वो करेक्ट है, आपने जो हैंडराइटिंग यूज की है वो करेक्ट है, आपने जो लेसन को सपोज इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन हम बना रहे हैं तो इंट्रोडक्शन प्रॉपर है, रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट है, इंटरेस्ट को एक्वायर करने वाला है, स्टूडेंट के इंक्यूजिटिवनेस को बढ़ाने वाला है या नहीं है। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए हैं वो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है, उनमें आपने जो टीचिंग एड यूज किया है वो प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है, ये सारा इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें जो इवैल्यूएशन है उसके बेसिस पर हमारा जो ट्रेनी है अब उसके लिए गाइडलाइंस आती है, whether he or she has to replan the lesson, he or she has to reteach the lesson and re-feedback till the desired level of skill is achieved। यानी ये हमारा साइकिल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास हम वो डिजायर्ड लेवल, जो एक्सपर्टीज का लेवल हम चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर लेते। इस काम को करने के बाद जब हम आते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टीचिंग फेज है वो हमारा, अब हम इस पर आगे चलेंगे तो हमें और देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी स्किल्स को यहाँ शामिल करते हैं। यहाँ जिन स्किल्स को हम आपके सामने रखेंगे वो स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ठीक, यहाँ हम किसी लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी लेसन को हम कैसे आपके सामने रखेंगे, इसके लिए देखिए हमारे पास कितनी स्किल्स हैं। इसके लिए भी मैं आपको सामने एक स्क्रीन आपके सामने लाती हूँ, जो आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से और समझ सकेंगे कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। देख रहे हैं आप इसमें सेट इंडक्शन यानी इंट्रोडक्शन स्किल। हम जैसे ही लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक सेट बिल्डिंग का काम करता है। सेट बिल्डिंग यानी हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू टीच, फॉर व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न इन द प्रेजेंट क्लास। इस बात के लिए वो तैयार हो जाते हैं। बट ये हम
उनके सामने बिल्कुल डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करते हैं, बल्कि ये हम उनके सामने एक ग्रेजुअल फॉर्म में लाते हैं, यानी कैसे उनका जो लास्ट लेसन था उसके साथ हम अपनी करंट नॉलेज को रिलेट करेंगे। हमारे जो इंट्रोडक्शन होगा वो रिलेटेड होगा पिछली क्लास के साथ या पिछली नॉलेज के साथ। सेकेंड स्किल जो हम लोग लेंगे वो है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्वेश्चनिंग। हमारे पास बहुत तरह से हम एक लेसन में यूज करते हैं। हम इंट्रोडक्शन के टाइम पर भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम नॉलेज को टेस्ट करने के जगह पर भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम फ्रेश नॉलेज को इंक्यूज करने के लिए, अराउज करने के लिए इंटरेस्ट को भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम रिकैप्चुलेशन को टेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन का स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। देन वी हैव टू लर्न हाउ टू फॉर्म these type of questions. And थर्ड स्किल जो हम देखेंगे वो होगी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन स्किल सोशल साइंसेस में भी जरूरी होती है, लैंग्वेजेस में भी ये जरूरी होती है, एंड साइंस एंड मैथ्स में भी जरूरी होती है। किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी फॉर्मूला या किसी भी फिनोमेना को we need to explain in the class. How do we explain the things is very important, क्योंकि ये एक बड़ा पोर्शन हमारे टीचिंग टाइम का कवर करता है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं। फोर्थ थिंग होगी हमारी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। हमें बार बार अपने स्टिमुलस को, स्टिमुलस क्या चीज है? द वे यू आर टीचिंग, the way you are delivering the information to the class। जो हम इंफॉर्मेशन क्लास को दे रहे हैं वो एज ए स्टिमुलस काम करती। उस स्टिमुलस में बराबर परिवर्तन, निरंतर चेंजेस आते रहने चाहिए। यानी हम कभी क्वेश्चन पूछेंगे, कभी हम बोर्ड पर लिखेंगे, कभी इलस्ट्रेशन देंगे, और कभी हम बच्चों के अटेंशन स्पैन को गैदर करने के लिए कोई ह्यूमरस उनके साथ एक स्टेटमेंट की या किसी एग्जाम्पल की शेयरिंग करेंगे, जिससे वो हमारे पास बराबर आते जाए। एक मोनोटोनस जो एनवायरमेंट है क्लास की, उसको हमेशा हमें ब्रेक करते रहना पड़ेगा। यहाँ हमें टीचर का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो हमारे हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो भी हमारे स्टिमुलस के वेरिएशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट थिंग जो हम लोग जिस स्किल पर मास्टरी करेंगे वो होगी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड राइटिंग। हम ब्लैक बोर्ड पर भी यूज करते हैं अपनी लिखने के लिए, और व्हाइट बोर्ड भी आजकल यूज करते हैं। इन दोनों पर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड क्या होता है? मिरर ऑफ द टीचर। कोई भी अगर क्लासरूम में एंटर करता है, हमने जो कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम 1 मिनट को अपनी बात, अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टॉप कर सकते हैं, बोलना बंद कर देंगे अभी, लेकिन हमारे जो बोर्ड पर लिखा है फौरन उसे रब आउट नहीं कर सकते। जो बोर्ड पर लिखा है वो इंडिकेटर होता है आपके टीचिंग का, आप कैसे पढ़ा रहे हो। बोर्ड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर स्पेस जो बोर्ड का है वो हमने कैसे यूज किया है, हमारा जो बोर्ड है वो कितनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है, बोर्ड पर लिखे गए जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो कितने करेक्ट हैं, बोर्ड पर जिस लैंग्वेज को हमने यूज किया है उसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। बोर्ड में खास तौर से जो हम इंग्लिश या हिंदी में जो लेटर्स हम लिख रहे हैं वो लेटर्स का जो शेप एक्चुअल होता है, वो शेप जो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली एफ को उल्टा बनाना सीख लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मैम ऐसे आदत पड़ गई है हमको एफ को ऐसे टर्न करने की। तो एफ को हमें ऐसे टर्न नहीं करना होता है, बल्कि मैं आपको इसको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। नॉर्मली हम कैसे करते हैं कि हम देखिए व्हाइट बोर्ड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं देखती हूँ हमारे यहाँ बोर्ड पर ये लिखा, और ये कहते हैं कि मैम हमें आदत पड़ गई है हम इसी तरह लिखते हैं, या हम जे को हम यू लिख देते हैं, ये हमारे पास हो गया, या आर का हम इतना बड़ा बीच में गोला बना देते हैं, दिस इज नॉट आर। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास होती हैं, ये इनको हमें एफ इज नॉट इन करेक्ट शेप, एफ दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एफ। अगर मैं इस बात को बहुत बार बताती हूँ और कहती हूँ कि अगर हमारी कोई तस्वीर है और उसको वो मेरी तस्वीर की जगह कोई और चेहरा मेरा बिगाड़ दे, मेरे चश्मे को बिगाड़ दे, तो मैं ये कहूंगी नहीं आपने ये सही नहीं किया है। तो इसी तरह से जो भी लेटर है वो अपने करेक्ट फॉर्म और करेक्ट फिगर और करेक्ट शेप में होने चाहिए। अब हम देखेंगे जो सबसे और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सारी स्किल सीखने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो टाइम के लिए क्या उसकी टाइमिंग होगी, क्या उसका एक
साइकिल होगा। इस साइकिल को देखने के लिए हम आपके साथ फिर एक स्क्रीन को शेयर करेंगे और वो स्क्रीन को हम लोग इस तरह देखते हैं कि हमारा माइक्रो टीचिंग साइकिल जो होगा वो साइकिल क्या होता है। सॉरी, पहले हम इसको देखते हैं। ये माइक्रो टीचिंग का हमारा प्रोसीजर है जो हमने देखा। अगर इसको एक नटशेल में हम आपके सामने रखेंगे तो फर्स्ट जो थिंग है दैट इज प्लानिंग, जिसे मैंने देखिए सबसे ज्यादा एरो का जो हमने साइज है और जो उसकी डेंस है, घनत्व है, उसको मैंने सबसे मोटा रखा है, यानी दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटी है, ये प्रायर टू द क्लासरूम हमें तैयार करनी होती है, बट हमारी पूरी की पूरी जो हमारी क्लासरूम में चलने वाली ट्रेन है वो पूरी की पूरी इसी ट्रैक पर चलती है। अगर ये सही नहीं है तो हमारी पूरी क्लासरूम बिल्कुल, हमारी जो टीचिंग एक्टिविटी है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। सेकेंड थिंग इज टीचिंग, जो हमने कहा, जो हमारा टीचिंग, जो हमारा एग्जीक्यूशन का फेज होता है, यानी जो हमारा सेकेंड फेज होता है जिसमें हम टीचिंग करते हैं, वो भी आप देखिए थोड़ा सा रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट होता है प्लानिंग से, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड थिंग इज फीडबैक। वो मैंने आपको कहा कि वेदर यू हैव टू रीप्लान, यू हैव टू रीटीच और यू हैव टू रीफीडबैक। ये प्रोसेस हमारा उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि हम प्रॉपर वो डिजायर्ड एक्सपर्टीज नहीं एक्वायर कर लेते हैं जो हमारे लिए तैयार की गई है, जो हमारे लिए सेट किया गया है, जो एक पैरामीटर हमारी टीचिंग का होना चाहिए। अब इसके लिए हम देखते हैं कि टाइम ड्यूरेशन, जो मैंने पहले कहा था, इट इज एन स्केल डाउन एंड काउंटर ऑफ क्लास टाइम एंड क्लास साइज। हम इसमें क्या करते हैं कि हम जो टीचिंग टाइम है इट इज ऑफ 6 मिनट ड्यूरेशन ओनली। ठीक, प्लानिंग के लिए देखिए मैंने टाइम नहीं बताया। प्लानिंग में यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू कैन। आप चाहे तो आधा दिन प्लानिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो एक लेसन प्लान करें उसे फाड़ के फेंक दें, आप चाहे तो फिर दोबारा लेसन बनाए उसे फिर फाड़ के फेंक दें, आपके लेवल का नहीं बनता है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते, यू आर फ्री टू प्लान एज मच एज यू कैन। बट जब आप टीचिंग के लिए आएंगे तो फिक्स टाइम लिमिट है 6 मिनट। यू हैव टू कंप्लीट योर लेसन इन दिस गिवन टाइम। एंड सेकेंड थिंग इज फीडबैक। फीडबैक का टाइम है 6 मिनट। फीडबैक हम आपको 6 मिनट में देंगे। एंड नेक्स्ट रीप्लान। देखिए रीप्लान में फिर हमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। जो भी आपको फीडबैक मिला है, सपोज आपको फीडबैक ये मिला है कि इंट्रोडक्शन इज नॉट प्रॉपर, क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड, योर बॉडी मूवमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट, योर स्टैंडिंग पोजिशन वॉज नॉट करेक्ट, your bold handwriting was not eligible to the student, your voice was not audible to all student, you are scared in the class। ये सारे फीडबैक जो हम आपको दें, ये फीडबैक के लिए आपको इन पर दोबारा काम करना पड़ेगा। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन। अगर हमने ये कहा इसका मतलब आप लेसन के लिए तैयार होकर नहीं आए हो, जो कुछ आपने प्लान किया वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। और अनप्रिपेयर्डनेस इज सुसाइडल फॉर ए टीचर। सुसाइडल का मतलब आप समझते हैं, यहाँ कोई दूसरा हमारा कत्ल नहीं कर रहा, कोई दूसरा हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहा, बल्कि हम खुद सुसाइड कर रहे होते हैं। तो आपको रिप्लान करने के लिए वेदर कोई भी क्राइटेरिया पे आपको रिप्लान करना है, आपको 12 मिनट का टाइम मिलना है। एंड रीटीचिंग अगेन यू विल गेट 6 मिनट्स टाइम टू रीटीच एंड रीफीडबैक, फिर आपको ये 6 मिनट का टाइम फिर हमें मिलेगा। और ये साइकिल उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप प्रॉपर टीचिंग स्किल को एक्वायर नहीं कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम वापस आते हैं और अब हमें हमारे पास, अब मैं आपको सामने जो चीज लाने चाहती हूँ वो मैं आपके लिए लाऊंगी कि माइक्रो टीचिंग की जो एडवांटेज है वो क्या है, वो हम किस तरह आपके सामने रख सकते हैं। देखिए उसमें हम आपके सामने जो स्क्रीन ला रहे हैं, आप उससे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो कि हम किस तरह से माइक्रो टीचिंग को हम देखेंगे और उसको। यहाँ पर आप देखें मैंने कंपेयर किया है ट्रेडिशनल टीचिंग से माइक्रो टीचिंग को। जो पहला पॉइंट मैंने लिया है वो है माइक्रो टीचिंग इज रिलेटिवली अ सिंपल फिनोमेना, a simple thing in comparison to
ट्रेडिशनल टीचिंग. ट्रेडिशनल टीचिंग रिलेटिवली ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. अब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कंप्लीटली है. अगर एक किसी नए टीचर ट्रेनी को उसकी क्लासरूम में भेज दिया जाता है और वो क्लासरूम उसको 50 मिनट तक डील करनी है, क्लास का साइज 50 से स्टूडेंट से लेकर 60 स्टूडेंट्स तक है और उन सारे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन भी मेंटेन कराना है और अपना टीचिंग कंटेंट भी विद परफेक्शन डिलीवर करना है, तो जाहिर बात है कि ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाएगी. जबकि इसके कंपैरिजन में अगर वही काम हमें सिर्फ 6 मिनट में करना है तो 6 मिनट के लिए प्लानिंग भी इजी है, एग्जीक्यूशन टाइम भी हमारे पास कम है, इसलिए हम अपने लेसन को वेल प्रिपेयर्ड भी हो सकते हैं और हम लेसन को अच्छी तरह से डिलीवर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है माइक्रो टीचिंग इज कैरीड आउट इन कंट्रोल्ड कंडीशन. कंट्रोल्ड कंडीशन है यानी हमें सिर्फ उस पॉइंट पर ही कंसंट्रेट करना है, यानी वेदर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द लेसन, तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पर कंसर्न करना है. हमें सिर्फ अगर स्टिमुलस वेरिएशन स्किल को एक्वायर करना है तो हमें सिर्फ स्टिमुलस वेरिएशन पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा. अगर हम बोर्ड स्किल को एक्सपर्टीज पे जा रहे हैं, उसको सीखने जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ बोर्ड स्किल पर ध्यान देना होगा. अगर हमें माइक्रो टीचिंग में जो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है वो 5 से जो हमारी टीचिंग का टाइम है वो 5 से 10 मिनट भी अगर हो जाता है तो ये टाइम 35 से 40 मिनट के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है और ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एडवांटेजियस पॉइंट होता है जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से स्किल को डेवलप कर सकते हैं. जबकि इसके कंपैरिजन में नॉर्मल टीचिंग टाइम 40 से 45 मिनट्स होता है जो एक नए टीचर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. नेक्स्ट पॉइंट होगा फीडबैक प्रोविजन फॉर रीटीचिंग इज अवेलेबल. फीडबैक हमारे जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उसमें अवेलेबल नहीं होता है. फीडबैक तो होता है बट हमारे स्टूडेंट बाद में कहते हैं कि सर ने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, सर की जो क्वेश्चंस थे वो तो एक ही बच्चे से पूछते हैं, उनके एग्जाम्पल्स तो वही रूटीन होते हैं और सर बार बार कहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा. ये सारी चीजें जो है बच्चे बाद में बोलते हैं. जबकि माइक्रो टीचिंग में ये फीडबैक आपको टीचर एजुकेटर फौरन ही दे देता है कि आपके जो डिलीवरी है उसमें क्या फ्लॉज हैं, आपके खड़े होने में क्या दिक्कतें हैं, आपके लिखने में क्या जो फ्लॉज हैं, या आपका लेसन किस हद तक प्रिपेयर्ड था या नहीं था. जो लास्ट पॉइंट डिफरेंस का है वो ये है पीपल टीचर गेन कॉन्फिडेंस बिफोर टीचिंग. हम एक्चुअल फील्ड में जाने से पहले इस ड्रिल से एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं. जबकि जब अगर हमें वो प्रॉपर क्लासरूम दे दिया जाए तो जो हमारा ट्रेनी है वो स्केर्ड होता है, फियरफुल होता है. उसे हमेशा ये लगता है कि 45 मिनट में हम लेसन को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे. और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि चाहे कितना भी हमने अच्छे से तैयारी की हो, जो कंटेंट तैयार करके हमारा लर्नर ले जाता है, हमारा ट्रेनी ले जाता है, वो अगर 45 मिनट का लेसन मैंने उसे तैयार करवाया है तो वो 30 मिनट में ही खत्म हो जाता है और 10 मिनट बाद के बाकी रह जाते हैं. तो हमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी हम इस माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं. अब एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग हमारे पास क्या है. ये माइक्रो टीचिंग क्या करती है, इट फोकसेस ऑन शार्पनिंग एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स एंड एलिमिनेटिंग एरर्स. हमने इतने डिस्कशन में ये चीज देखी कि माइक्रो टीचिंग का फोकस क्या है, टीचिंग स्किल्स को मास्टर कराना और जो हमारी एरर्स हैं उनको एलिमिनेट करना. जब हम किसी एक पॉइंट पर टिक जाते हैं कि हमको सिर्फ यही लर्न करना है, हमको सिर्फ यही सीखना है, तो हम उस पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं. दूसरी चीज ये हमें इट enables अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर्स इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम टीचिंग. ये हमें उस बिहेवियर की भी जानकारी देती है जो हमारा बिहेवियर क्लासरूम के लिए जरूरी होता है. देखिए आप, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा बिहेवियर एक खास तरह का बिहेवियर पैटर्न हमें अडॉप्ट करना पड़ता है. आप इसको मेरे बहुत कॉमन से एग्जाम्पल में ले मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी. व्हेन वी आर होस्ट वी नीड टू डेवलप ए डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न. When we are guest, we need to develop a different behavior pattern which is totally different with that pattern of host. जब हम किसी को घर में अपने गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं तो हमारा बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल दूसरा होते हम ही हैं. लेकिन जब हम कहीं गेस्ट होकर जाते हैं तो हमारा बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है.
जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारा बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है, जब हम टीचर के तौर पर होते हैं तो हमारा बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो हमारा इस लर्नर है वो प्यूपिल टीचर है, इसलिए मैं उसे बार बार याद दिलाती हूँ, यू आर 50% टीचर एंड 50% लर्नर। तो यू हैव टू एक्वायर नॉलेज ऑफ टीचिंग एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू डिलीवर दैट नॉलेज। आपको ये भी सीखना है बराबर कि हमें कैसे पढ़ाना है, और आपको उस टीचिंग को जो स्किल है उसको भी बराबर प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये दो बिहेवियर की जानकारी भी हमें, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस पॉइंट है माइक्रो टीचिंग का जो हम इसके दौरान सीखते हैं। इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्नर आप देखेंगे कि हम जब हम कोई स्किल सीख लेते हैं तो हमारा जो स्टूडेंट लर्नर होता है वो बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैंने अब आप बताएं कि मैंने लेसन को अपने इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है, या मैं अपने लेसन को अभी और मुझे एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं ड्यूरिंग दिस process. It is the vehicle of continuous training for both beginners and for the senior teachers. यहाँ एक important चीज है जो point out हो रही है। मैंने अपने पूरे डिस्कशन में हमेशा ये बात कही है कि हमारा जो ट्रेनर है वो इन चीजों को चाहे वो अपनी कॉन्फिडेंस हो वो बिल्डअप कर रहा है, चाहे उसकी स्केयरनेस हो फॉर क्लासरूम वो भी उसको दूर कर रहा है, चाहे उसका जो क्लासरूम में स्टैंडिंग पोजीशन है, चाहे उसकी बोर्ड राइटिंग की स्किल है, वो सब डेवलप कर रहा है। अब मैंने यहाँ एक एडवांटेज में एक नई चीज एड अप कर दी है, एंड फॉर सीनियर टीचर्स। सीनियर टीचर्स के लिए कहाँ तक जरूरी है? जरूरी नहीं होता कि हम जो काम रोज रोज कर रहे हैं उसमें कहीं पर हमें कोई कमी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीजों को, अपने आप को, अपना फीडबैक खुद से भी नहीं लेते हैं और एक एजम्पशन बन जाता है कि वी आर एक्सपर्ट। नहीं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। कोई बात हम बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज की हमारे कान खुद सुनने की आदत पड़ जाती है, हमें गलत स्पेलिंग लिखने की आदत हो जाती है, हमको एक गलत फ्रेज को रेगुलरली यूज करने की आदत हो जाती है। तो सीनियर टीचर को भी अपने आप को इस फेज में डालकर अपने आप को फीडबैक और अपना इवैल्यूएशन भी करने का एक हमें मौका फराहम करता है। लास्ट पॉइंट जो हम इसका एडवांटेज का देख रहे हैं वो है, इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट सुपरविजन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एक्सपर्ट सुपरविजन यानी हम जब फीडबैक दे रहे होते हैं, यूं तो फीडबैक हमारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा, हमारे जो कहना चाहिए जजेस होते हैं वो सबसे बड़े जज होते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इसको फील करेंगे जब आप टीचर हो जाएंगे कि एक टीचर को क्लास को ओवर करते ही ये पता चल जाता है कि उसकी क्लास कैसी रही। आज उसने क्लास को बहुत अच्छा किया है या आज उसकी क्लास उतनी अच्छी नहीं रही जितनी वो रोज करता था। तो हम अपने खुद सेल्फ इवेल्युएटर भी होते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म हमें जरूर करते रहना चाहिए। ये हमारी जो एबिलिटीज हैं, जो हमारी प्रोफिशिएंसीज हैं, उनको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा बात रही हमारे प्यूपल टीचर के लिए, जो हमारे टीचर एजुकेटर होते हैं वो एज ए सुपरवाइजर्स, एज ए एक्सपर्ट एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। फीडबैक में कंस्ट्रक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये बायस नहीं होना चाहिए। हमारे फेवरेट स्टूडेंट को हमेशा अच्छे रिमार्क देने हैं। हमारा जो स्टूडेंट एब्सेंट रहता है, हमारा जो स्टूडेंट कम आ पाता है, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी सेम मिस्टेक को अगेन एंड अगेन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम फेस करते हैं, लेकिन हमारे फीडबैक जो है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। वी हैव टू इम्प्रूव आवर लर्नर। हमें कहीं ना कहीं उनके साथ एक बहुत ऑनेस्टी की जो टेक्निक है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत होती है। या फिर मैं आपके साथ ये स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ शेयर करना, और हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा माइक्रो टीचिंग का प्रोसीजर था वो हमने एक नट शेल में देखा कि हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। ये प्रोसीजर एग्जैक्टली अपने अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से फेजेस को रखता है, ये फेजेस हमारी टीचिंग में क्या हेल्प करते हैं और हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में
कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप कि आपने इससे आपके लर्निंग में और आपका जो कहना चाहिए जो चीजें आप भूल गए होंगे उन चीजों को दोबारा से रिफ्रेश होने में जरूर हेल्प मिलेगी। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेसन इन अगेन फॉर द नेक्स्ट जो हमारे और दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपको एक रिफ्रेशर क्लास दे दूं, उनके बारे में हम दोबारा से फिर मिलेंगे और हम अगेन ये बातें, आप चाहें तो इस पर मुझसे जो आपकी क्वेरीज हो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं कोशिश करूंगी कि टाइमली आपको आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करूंगी और अगर थोड़ा डिले भी होता है तो मैं रेस्पॉन्स जरूर करूंगी, इस बारे में आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। ओके, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।